अस्सलाम वालेकुम। आज अपडेट है उन रोज़ेस की जो हम ग्रो कर रहे थे खाद के अंदर, और इनको ऑलमोस्ट 28 रोज़ हो चुके हैं प्रून किए हुए। और 28 रोज़ के हिसाब से इनकी ग्रोथ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, कुछ की बिल्कुल ही अच्छी नहीं हुई है और कुछ की जो है वो थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन ये ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ इससे बहुत बेहतर होती है। तो अब ये सवाल आता है कि क्या ऐसा मसला हुआ कि प्रूनिंग के बाद इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई। और मैं आपको डिटेल बताता हूँ। प्रूनिंग के चौथे पाँचवें रोज़ इनमें बर्ड्स डेवलप होना शुरू हो गई थी और बहुत अच्छी बर्ड्स डेवलप हो रही थी। लेकिन तकरीबन 9वें या 10वें रोज़ जो है वो ये सारी जो बर्ड्स थी ये ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। ब्लाइंड शूट्स क्या होती हैं? ऐसी ग्रोथ जिसकी टिप के ऊपर ग्रोइंग पॉइंट नहीं होता या बिल्कुल स्टंट हो जाती है और ग्रोथ होते होते जैसे रुक गई। इसके साथ साथ कुछ ब्रांचेस ऐसी थीं कि जिन पे ब्लैकनिंग स्टार्ट हो गई थी और इसको हम कहते हैं डाईबैक। डाईबैक एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो कि पूरा का पूरा आपका गुलाब, अगर उसको शुरू में ही रोका ना जाए तो ख़राब कर सकती है। अब इतनी सारी एहतियात करने के बावजूद और पूरा साल 5-6 महीने जो आपके सामने ये ग्रोथ रही है, उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्यों हुआ। उसका रीज़न जो है वो मेरी अपनी कोताही है। पहली बात यह है कि मैंने आपको जो पानी देने का तरीक़ा बताया था कि 1 इंच तक देखें अपनी उंगली डाल के, अगर वो मॉइस्ट नज़र आए तो पानी ना दें और अगर वो ड्राई है तो आप पानी दे दें। मैंने इस रूल को ख़ुद ही फॉलो नहीं किया। मैं अपनी जजमेंट पे इसको पानी नहीं देता रहा और समझे कि पानी ना होने के बराबर दिया। उस दौरान में मेरी अपनी कुछ मसरूफ़ियात थी, उसकी वजह से मैं इसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। शावरिंग इस पे मैं करता था डेली सुबह के टाइम पे, और जितना शावरिंग में पानी जाता था मैं समझता था वो काफ़ी है, क्योंकि मुझे ऊपर की सॉइल नम नज़र आती थी। लेकिन हकीकत में हुआ था कि कराची का मौसम उन दिनों काफ़ी गर्म था और उस गर्मी की वजह से ये पॉट्स जो है अंदर से ड्राई हो गए। जब ये ड्राई हुए तो इनकी जो नई रूट्स निकल रही थी वाइट वाली, वो मरना शुरू हुई। जब वो रूट्स मरनी शुरू हुई तो उन्होंने न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं किया और उसकी वजह से जो ऊपर नई ग्रोथ आ रही थी वो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुई। फिर जैसे ही एहसास हुआ इस चीज़ का तो फिर उसको हमने रिवर्स करने की कोशिश की, इसकी रेमेडीज़ की। लेकिन गुलाब के अंदर चंद दिन ही जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारे गुलाब जो है वो टाइम पे रेडी नहीं हुए, लेट हो चुके हैं। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आई थी इसको हमने रिवर्स किस तरीके से किया? जैसे मैंने आपको बताया कि ये मसला, सबसे पहले कोई भी मसला होता है आप उसका ये तयन करते हैं कि मसला, एक तो है कि इदराक हो कि ये मसला है हमारे साथ, ये प्रॉब्लम हो गई है, ये इशू आ गया है, सबसे पहले ये समझना चाहिए। और उसके बाद ये कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो क्या कॉज़ हो सकती है। तो जो कॉज़ मेरे जहन में आई थी कि ये मैं पानी नहीं पाया और पॉट ड्राई हो गए तो वाइट रूट्स मरी। तो अब मुझे वाइट रूट्स पे ही काम करना था। तो पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि ट्राइकोडर्मा हमने यूज़ किया जिसकी वजह से वाइट रूट अच्छी ग्रोथ हुई है। तो मैंने वही काम किया, मैंने इसको ट्राइकोडर्मा दिया और कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं, समझें कि आप 5 ग्राम मैंने 20 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके इसको हफ्ते में 2 मरतबा दिया। और इसके साथ साथ पोटेशियम ह्यूमेट की मैंने इसको 3-4 डोजेज़ दी, 1/2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये डोजेज़ दी। इस दौरान के अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह फ़िलहाल नहीं दिया, क्योंकि जब नई रूट्स ही नहीं है तो वो फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और जब फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो फर्टिलाइज़र सॉइल में रह जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फर्टिलाइज़र सिर्फ उसी सूरत में दिया जाता है जब आपके पास ग्रोथ अच्छी आ रही हो। खैर बहरहाल मैंने ये चीज़ की और फिर उसके बाद जो नई ग्रोथ है वो आनी स्टार्ट हो गई है। तो जो लेफ़्ट साइड पे प्लांट है वो ज़रा बेहतर हो गया, उसमें काफ़ी बर्ड्स भी हैं। लेकिन जो सेंटर के 2 प्लांट हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हुए, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे रिकवर हो चुके हैं और इनमें नई ग्रोथ आ रही है। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ, ये देखिए करीब से। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको कुछ डाई बैग की शूट्स अभी तक मैंने रखी हुई हैं ताकि आपको दिखा सकूँ। ये नज़र आ रही है बीच के अंदर एक ब्लैक रंग की, मैं ज़रा और करीब से दिखाता हूँ, और ब्लाइंड शूट्स भी दिखाता हूँ। इसमें तो खैर ग्रोथ है और बर्ड्स जो है फ्लावर बर्ड्स काफ़ी सारी बन रही हैं,
लेकिन इस वक्त तक इसके अंदर बड़ी फ्लावर बर्ड या कुछ ना कुछ फूल होने चाहिए थे। मैं आपको ब्लाइंड शूट्स भी दिखाता हूँ। ये ब्लाइंड शूट देखें, ये एक ब्लाइंड शूट है। इसके अलावा ये नीचे भी ब्लाइंड शूट्स हैं। कुछ जो ब्लाइंड शूट्स थी वो अब रिकवर हो गई हैं, आगे बढ़ रही हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसके अंदर से ये जो नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी, नीचे वाली शाख भी भर जाएगी। सेम पोजीशन इसकी भी है, इसमें भी अब अल्लाह का शुक्र है कि ग्रोथ आनी स्टार्ट हो चुकी है। बाकी हमारे चेरी परफेक्ट, इसको मैं सीधा नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा अफसोस सा हो गया था कि इतनी मेहनत के बाद जो है हमारे प्लांट अपनी पुरानी पोजीशन पे चले गए हैं, यानी कि स्लो हो गए। अब इनमें वो टाइम आ गया है कि अब इनको हम फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दें। और जो सबसे लेफ़्ट वाला है उसको तो मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया है, और बाकी वालों को मैं अब फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दूंगा। फर्टिलाइज़र हम सिंपल देंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो मार्केट में इजीली ना मिलती हो। दो चीज़ें आपको लेनी है, एक लेना है DAP और दूसरा लेना है SOP। DAP आप लेंगे तकरीबन 240 ग्राम और SOP लेंगे 260 ग्राम। SOP 260 ग्राम, DAP 240 ग्राम, टोटल मिला के आपके पास ये 500 ग्राम का बन जाएगा। इनको आपने ब्लेंड करके पीस के अपने पास एक बना के रख लेना है। इसका जो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का रेशो होगा वो अंदाज़न कि तकरीबन 10-24-24 अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा। अच्छा, ये आधा किलो का जो 500 ग्राम्स का बनेगा, इसके अंदर आप जो है कोई भी अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर जो बाज़ार में मिलता है पाउडर फॉर्म में, वो तकरीबन 15 ग्राम के करीब इसमें आप ऐड कर लें और ब्लेंड कर लें साथ में। तो इसमें आपको ट्रेस एलिमेंट्स भी इसके साथ साथ मिलते रहेंगे। ये मिक्सचर जो है ये आपको इस्तेमाल करना है समझे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने इसको मिक्स करना है। ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता क्योंकि DAP के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं डिज़ोल्व नहीं होती। जो उसकी वाटर सॉल्युबल केमिकल है वो डिज़ोल्व हो जाता है, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने इसको मिक्स करना है पानी के अंदर, और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे अपने प्लांट्स को देना है। थर्सडे को आपने देना है एप्सम सॉल्ट और मस्टर्ड केक का सोल्यूशन। ये आप स्टार्ट करेंगे संडे को, तो ये 3 दिन फर्मेंट करेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और थर्सडे को आप ये दे देंगे। उसकी डोज़ वही होगी, 5 ग्राम्स पर लीटर के हिसाब से इसका मस्टर्ड केक होगा और 2 ग्राम्स पर लीटर के हिसाब से एप्सम सॉल्ट होगा। इसके बाद फ्राइडे आएगा, फ्राइडे को आप देंगे SOP 2 ग्राम्स पर लीटर के हिसाब से आप इसको SOP देंगे। फिर इसके बाद सैटरडे आएगा, सैटरडे को आप देंगे पोटेशियम ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या 1 ml, अगर लिक्विड में है तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको ड्रेंच करेंगे। संडे को आप इसको विनेगर वाटर देंगे। ये एक नई चीज़ हम बता रहे हैं। बेसिकली ये एक एसिडिफाई करता है आपके जो प्लांट्स की सॉइल को, और ये विनेगर कोई सा भी नहीं लेंगे बाज़ार से, आप उस पर लेबल पढ़िएगा, जो विनेगर बाज़ार में मिलता है उस पर लेबल पढ़िएगा, पीछे उसमें सॉल्ट नहीं होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट ना लिखा हो। उसमें क्या लिखा हो लेबल पे, एसिटिक एसिड, वाटर और सिट्रिक एसिड या स्टेबलाइज़र, सॉल्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो ऐसा आप विनेगर लेंगे। अच्छा, ये विनेगर इजीली मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा। 1-2 लेबल्स आप देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मिल जाएगा। तकरीबन 5 ml आपने ये लेना है विनेगर, और 5 ml पर लीटर के हिसाब से। मिसाल के तौर पे आप अगर 10 लीटर का पानी बना रहे हैं तो 50 ml आप विनेगर लेंगे, और संडे को आपने ये वाला पानी अपने प्लांट्स में देना है, हफ्ते में 1 मरतबा। तो ये मैंने आपको पूरे वीक का शेड्यूल बता दिया है। पेस्टिसाइड अब आपको 10 दिन में 1 मरतबा देनी है, और फंजीसाइड का फ़िलहाल अभी कोई रोल नहीं है। पेस्टिसाइड अलबत्ता जो हम पहले ज़्यादा दे रहे थे अब आपको 10 दिन में 1 मरतबा देनी है। तो ये फॉलो करें फर्टिलाइज़र को। इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अंदर कैसी ग्रोथ चलती है। तब तक के लिए इंशाल्लाह थैंक यू।